जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम भाषा, मातृभाषा और जो राष्ट्रीय भाषा है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हम उन क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वह सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सौर सैनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कि भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं वह क्या है। तो पूरे विश्व में पहले स्थान पर जो भाषा है वह कौन सी है, चीनी भाषा। और चीन की कौन सी वाली है, मंदारिन भाषा, जो कि हमारे अगले प्रश्न में दिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो ये कौन सी होगी, मंदारिन। हमारी जो हिंदी है इसका विश्व में तीसरा स्थान है। तो अगला जो प्रश्न है वह इसी पर आधारित है कि संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पावरी और राठौरी क्या है। जिस प्रकार बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है उसी प्रकार से पावरी और राठौरी इस भाषा की क्या है, उपबोलियां हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी भारोपीय परिवार की एक भाषा है। अगला प्रश्न है प्राकृत भाषा से आशय है प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा, अशुद्ध भाषा, संस्कृत से पूर्व की भाषा, जंगली भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत से पहले की भाषा। क्या कहलाती है, हमारी प्राकृत भाषा कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है। तो प्रथम प्राकृत पाली भाषा को कहा जाता है। और जो दूसरा प्राकृत भाषा होता है उसे हम खुद प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो प्राकृत भाषा होती है उसे हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। प्रश्न में हमसे पहली पूछी गई है तो पहले का आंसर क्या जाएगा, पाली। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मागधी। मागधी अपभ्रंश के आधार पर अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में इस भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है। तो ये मैंने आपको वीडियोस में पीछे पढ़ा रखा है जितने भी अपभ्रंश हैं और उनमें से कौन कौन से अपभ्रंश से कौन सी हिंदी का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी जो पूर्वी हिंदी है उसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगला प्रश्न है कि अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है। ईसवी सन की 10वीं शताब्दी, ईसवी सन की 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ईसवी सन की जो 10वीं शताब्दी है उससे अवधी भाषा का आविर्भाव माना जाता है। अगला प्रश्न है पद्मावत की भाषा है। तो पद्मावत की जो भाषा है वह किस प्रकार की है, अवधी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका एक रचना है और इस रचना की जो भाषा है वह कैसी है, ब्रज भाषा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्न में से किससे हुआ है। सौरसेनी से, ब्राचड़ से, अर्धमागधी से या फिर मागधी से। तो इनमें से सही उत्तर होगा मागधी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा का विकास हुआ है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश किससे निकली हैं? तो ये निकली हुई हैं सौर सैनी अपभ्रंश से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास भी सौर सैनी से ही हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? सौर सैनी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसके विकल्प आगे हैं, उसको अपन जानते हैं। पहला विकल्प है इसमें राजभाषा, दूसरा है तकनीकी भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा और चौथा है काव्य भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काव्य भाषा। कि हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा, उसका जो रूप है सबसे अधिक वह काव्य भाषा में क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। तो खड़ी बोली का जो पूर्व रूप है वह क्या होता है? अवहट्ट। इसी अवहट्ट को ही हम अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है कि खड़ी जो बोली है वह अपभट्ट और अपभ्रंश दोनों से क्या है? विकसित हुई है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठिता रूप दृष्टिगोचर होता है? मतलब इनमें से कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, इसके बारे में हमसे वो पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? ब्रज भाषा। अगला जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं कि किसके शासन काल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो इन चारों में से जो अकबर थे उनके शासन काल में जो ब्रज भाषा है उसकी सबसे ज़्यादा क्या हुई थी? उन्नति हुई थी। अगला प्रश्न है कि सूरदास का जो काव्य है वह किस भाषा में है? तो ये हमें दिया है ब्रज भाषा में। ये हमें याद रखने पड़ेंगे, जितने भी ये क्वेश्चन है हमारे सारे के सारे। ठीक है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त करा दी जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है इसी में कि निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? तो इन चारों में से जो बघेली बोली है इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साहित्य देखने को नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इसमें कि पूर्वी हिंदी की बोली है बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, बांगरू। तो इन चारों में से जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? बघेली। पूर्वी हिंदी की जो बोली है वह क्या कहलाती है? बघेली के नाम से जानी जाती है। आगे है पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली हुई है? तो ये निकली है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये सब मैंने पीछे आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है, वहाँ जाके आप पहले वीडियो देखें, उनको पढ़ें और फिर इन प्रश्नों को हल करें, तो आपसे सटीकता से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है इसी में कि बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो ये हुआ है मागधी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मागधी भाषा। अगला है कि बिहारी की 3 बोलियां हैं, इन चारों में से हमें बताना है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, और एक और है मेवाती, हड़ौती और मेवाड़ी। तो इनमें से बिहारी में मुख्य रूप से भोजपुरी बोली जाती है। तो मैथिली, मगही और जो हमारी भोजपुरी होगी ये क्या कहलाएंगी? हमारी बिहारी की 3 प्रमुख जो बोलियां हैं वह कहलाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह कौन सी होगी? तेलुगु। अवधी आती है, बांगरू भी आती है, कन्नौजी भी आती है, परंतु जो तेलुगु भाषा वह हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आर्य शब्द इंगित करता है। तो ये इंगित करता है एक श्रेष्ठ प्रकार के वंश को जो कि हमारी हिंदी भाषा के उद्गम में एक विशेष प्रकार की भूमिका को पूर्ण करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इसमें अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को हम किस नाम से जानते हैं? संक्रांति काल, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश और परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संक्रांति काल।
संक्रांति काल मुख्य रूप से अपभ्रंश और हिंदी के बीच का क्या कहलाता है? समय कहलाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो इसमें एक ऑप्शन दिया 10, 20, 30, 18। तो सामान्य अर्थ में यदि करके प्रश्न पूछता है तो सही उत्तर होगा 18, और यदि ये अर्थ नहीं लिखता है तो उस केस में इसका आंसर होगा 22। कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, तो आंसर होगा 22। और यदि आपसे पूछें कि सामान्य अर्थ में कौन कौन सी आती हैं, तो वो कितनी हो जाएंगी? संख्या में हमारी 18 हो जाएंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? ये पहले लेखक का हमें नाम बताना है। अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब साहब, बहादुर शाह जफर और फैज। तो जो अमीर खुसरो साहब थे वह ही पहली बार उर्दू भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले, या फिर आप कहें कि काव्यों में उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले पहले कवि कौन थे? हमारे अमीर खुसरो जी। अगला प्रश्न है, कश्मीर में राजभाषा है, तो बेसिक सी बात है, इसका उत्तर क्या होगा? उर्दू। कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है हमारा मुख्य रूप से फारसी भाषा का शब्द है। और आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी कवि नहीं है? कुतुबन, जायसी, अमीर हसन और अमीर खुसरो। तो जो अमीर खुसरो जी हैं यह कि सूफी काव्य नहीं है। ये कौन है? काव्य में के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले लेखक हैं। तो ये सूफी कवि के नाम से नहीं जाने जाते। तो बाकी ये तीन, कुतुबन, अमीर हसन और जायसी, तीनों क्या होते हैं? एक सूफी कवि है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसके विकल्प आगे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला विकल्प है अबुल फजल, दूसरा है फैजी, तीसरे हैं अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर वदाउनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? अब्दुल रहीम खान खाना। तो इस बात को आप इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन का आरंभ किसने किया? तो इस मार्ग के दर्शन का आरंभ सबसे पहले वल्लभाचार्य जी ने किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। तो हिंदी का प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी हमारी क्या है? विभाषा? नहीं। लिपि? नहीं। भाषा? हाँ, भाषा है। तो इन चारों में से हम इसे भाषा में रखेंगे, क्योंकि ये बोली नहीं है। भाषा के अंतर्गत बोलियां आती हैं। भाषा उच्च स्थान वाला होता है, ऊपर होता है, सबसे ऊपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इसमें कि खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? अमीर खुसरो जी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो इन चार में से जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम क्या है? उदंत मार्तंड। तो ये इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्या है? गुजराती, मराठी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खड़ी बोली। तो इस बात को आप इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इसमें कि भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप, इंदु, कवि वचन सुधा और भारत बंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न है इसमें कि बिहारी किस राजा के दरबारी थे? तो बिहारी राजा जय सिंह के यहाँ दरबारी कवि थे। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे कि बिहारी जी कहाँ पर कवि बने थे। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं। ये इनकी एक कृति है या रचना है जिसे हम क्या पढ़ते हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं। निम्नलिखित में से क्या है? संस्मरण है, उपन्यास है, आत्मकथा है या फिर यात्रा का साहित्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आत्मकथा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि राजभाषा का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है
किसी राज्य विशेष की मातृभाषा, सर्वसाधारण की मातृभाषा, शुद्ध और साहित्य भाषा, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा। तो पीछे मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी देश में का जो प्रशासनिक कामकाज होता है, जिसमें पूरे प्रशासन का कार्य प्रणाली पूरी होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसकी राजभाषा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इसमें कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये हमारे पहले वाले अनुच्छेद में 343 का जो पहला वाला पार्ट है उसमें कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 वर्ष। अगला प्रश्न है इसमें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 18 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है। 18 भाषाओं में से कौन सी नहीं है। वर्तमान समय में तो कितनी है ये भाषाएं, 22 हैं। तो पुराने क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से, तो उसकी हम बात करते हैं। नेपाली है इसमें, मणिपुरी है, मैथिली नहीं है, कोंकणी है। तो सही आंसर क्या होगा, मैथिली। तो 18 भाषाओं में से जो मैथिली है वह इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। तो इसका आंसर होगा वर्ष 1955 और तारीख होगी 5 जून। इस बात को भी आप इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी। जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका जो पहला वाला रूप हुआ करता था वह क्या था, ब्राह्मी। ठीक है, तो इस बात को आप इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ये देखा गया था गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में। तो केवल आप गुजरात राज्य का नाम याद रखें कि देवनागरी का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिला, तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो मराठी और नेपाली दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे। तो उन विद्वान का नाम था रेवरेंड हैरिस। तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इसमें कि स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है। तो क्या है, देवनागरी। ये आप सभी को पता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन है। तो ये हैं टंडन जी, जिनका नाम क्या है, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इन 4 में से छत्तीसगढ़ी किस में आती है, पूर्वी हिंदी में पढ़ी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इसमें कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो इन 4 व्यक्तियों में से जो वाजपेयी जी हैं, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी, इन्हें हिंदी का पाणिनि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी, या मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की हिंदी। तो आदर्श के रूप में हिंदी का जो स्वीकार्य रूप है उसे ही हम हिंदी का क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा निम्न में से क्या है। तो गोवा की जो स्वीकृत भाषा है वह कौन सी है, कोंकणी। पुर्तगाली नहीं है, नहीं तो आप कहो कि पुर्तगालों का यहाँ पे पहले क्या था, निवास, तो आप पुर्तगाली लेके। सही आंसर क्या होगा, कोंकणी। अगला प्रश्न है अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। इसका आंसर तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि देसी शब्द ढोर का अर्थ संबंध है। मतलब ढोर का क्या अर्थ निकलता है, जयकाल,
या गीदड़, जंगली गधा, जंगली कुत्ता, लोमड़ी। ढोर का मतलब होता है जंगली गधा, बेसिक सी बात है, मतलब गधा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो ये जो लिपि है वह किसकी है? पंजाबी की। उन्हीं में इसको उच्चारित करके बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि अवहट किस काल की भाषा है? तो जो अवहट है ये भक्ति काल, नहीं सॉरी, आदिकाल। सही आंसर क्या होगा? आदिकाल। आधुनिक काल का भी नहीं है ये, आदिकाल का है, भक्ति काल और रीतिकाल का नहीं है। तो अवहट मुख्य रूप से आदिकाल की क्या है? एक भाषा है। अगला प्रश्न है इसमें कि सैंधव का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? तो देखो, सैंधव मतलब नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है, समुद्र भी होता है, लेकिन इसका अर्थ सोना नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है सधुकड़ी किसकी भाषा है? तो कबीर, जो कबीर दास जी हैं उनकी भाषा को ही हम क्या कहते हैं? सधुकड़ी, क्योंकि इनकी संगति साधुओं के साथ में अधिक थी, साधुओं के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि विस्मित का उपर्युक्त अर्थ होगा हैरान, भूला हुआ, परेशान या बिछुड़ हुआ, बिछुड़ा हुआ। तो सही उत्तर होगा विस्मित, मतलब हैरान होना या आश्चर्यजनक हो जाना, किसी चीज को देखकर शौक हो जाना, क्या कहलाता है? विस्मित कहलाता है। अगला प्रश्न है इसमें कपालिका का अर्थ है जो नर कपाल में भोजन करता है, जो तपस्या करता है, जो नदी के घाट पर कुटिया बनाकर तपस्या करता है, इनमें से कोई नहीं। तो कपालिक का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो नर कपाल में सामान्यतः भोजन ग्रहण करते हैं। बेसिकली हम थाली में भोजन करते हैं, ये नर कपाल में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कल्पवास का अर्थ निम्न में से क्या होगा? कुछ समय के लिए गृह त्याग करना, अगला है तपस्या करना, अगला है स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं पर रहना, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कल्प मतलब थोड़ा, और वास मतलब आवास। तो ऐसा आवास जिसमें आप कुछ समय के लिए गृह त्याग देते हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? कल्पवास कहते हैं। तो कुछ समय के लिए गृह त्याग कल्पवास के नाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है इसमें द्रव्य का उपर्युक्त अर्थ है तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ या धन। तो हिंदी के संदर्भ में द्रव्य का जो उपयुक्त अर्थ होता है वह क्या होता है? धन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। अगला प्रश्न है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू किस भाषा का है? तुर्की, नहीं तुर्की का नहीं है, फारसी का है बेटा, इसमें सॉरी। उर्दू जो होगा वह फारसी भाषा का शब्द है, ना कि तुर्की का। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत निम्न में से किन्हें, ये कौन कहलाते हैं? तो वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश नहीं है? यह संस्कृत भाषा का अपभ्रंश नहीं है। पहला है खड़ी, दूसरा है ब्रज, अवधि, पाली। तो ये बाकी जो तीन लिखी हैं सारी की सारी किससे बनी हुई है? संस्कृत भाषा से, केवल किसको छोड़कर? पाली को। अगला प्रश्न है कि भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं, मैंने पीछे आपको पढ़ाए हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि भाषा में अभिव्यक्ति के कितने स्वरूप होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि मराठी और नेपाली किस भाषा में लिखी जाती है? तो ये नेपाली जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अगला है जो दिव्यांग लोग होते हैं या जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके पढ़ने की जो लिपि होती है वह क्या कहलाती है? ब्रेल लिपि कहलाती है। ठीक है, ये सबसे तो आप परिचित हैं। अगला प्रश्न है कि समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने वाला, तो ये भैया सही है, मतलब ये गलत नहीं, ये मतलब सही माना जा रहा है। समुच्चय बोधक मतलब बेकारी, ये गलत है भैया। ये अंग्रेजी कंजक्शन का हिंदी वाला पर्याय सही बात है। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं, ये भी सही। तो भैया ये वाला जो इसका अर्थ है ये क्या है? गलत है। और इस प्रश्न का यही क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों के
वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? तो छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी में। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी किस लिपि में? तो इसका आंसर वही देवनागरी है, पीछे हम पढ़ चुके हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना करी थी? तो वो थी गुजरात हिंदी विद्यापीठ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? सही होगा। तो आज की इस क्लास में हमने हिंदी भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और उसका जो प्रशासनिक रूप है उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनको हमने जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।